एक बंदा कितना टूटता बिखरता तपता है मंजिलों के पास पहुंचने को, ये कोई नहीं समझ सकता। दुनिया तो कह देती है अरे किस्मत से मिल गया उसे सब कुछ, पर पाँव में कितने छाले पड़े हैं ये बस राह से गुजरने वाला ही जानता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज भूगोल की एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यह टॉपिक पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक को समाप्त किया गया है। यह वीडियो पीसीएस, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी और सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको सबसे पहले इंडेक्स में देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखेंगे। इसके बाद हम लोग एटमॉस्फेयर में किस प्रकार के कंपोजिशन होते हैं, यानी वायुमंडल कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वायुमंडल की संरचना देखेंगे, अर्थात वायुमंडल में कौन कौन से परतें होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और अंत में आप लोगों को कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, उसको आंसर करना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी परिचय देखते हैं। फ्रेंड्स, वायुमंडल किसे कहते हैं इसे सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए। तो ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर एक मोटी सी चादर के जैसा यहाँ पर वायु का एक घेरा पाया जाता है। इसी वायु के मोटे चादर को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, वायुमंडल में पहला जो हमारा पार्ट है, ये देखिएगा यहाँ पर वायु लिखा हुआ है। तो कभी कभी दिमाग में सवाल आता है कि वायु की पहचान कहाँ और कितने वर्षों पहले की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान सबसे पहले 2500 साल पूर्व यूनान में की गई थी। और यूनान में सिर्फ वायु की ही पहचान नहीं बल्कि अन्य तत्वों की भी पहचान की गई, जिसमें पृथ्वी की भी पहचान की गई थी, अग्नि की भी पहचान की गई थी और जल की भी पहचान की गई थी। यूनानियों ने सबसे पहले इन चारों चीज़ों को पहचान देने का काम किया था। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल का अध्ययन मेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है, अर्थात मौसम विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कई बार एग्ज़ाम में ये आपका हिंदी वाला जो मौसम विज्ञान है ये ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। इसमें सीधा सीधा मेट्रोलॉजी लिखा रहेगा, तो आपको मेट्रोलॉजी ही आंसर करना है। क्योंकि अगर मौसम विज्ञान लिख देता है तो इससे हम लोगों को बहुत ही आसानी से इसका अध्ययन टिक हो जाता है। इसलिए कई बार इस हिंदी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी एटमॉस्फेयर का स्टडी पूछे तो आप मेट्रोलॉजी आंसर करेंगे। इसी से हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, ठीक है, तो उससे भी आप रिलेट यहाँ पर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर वायु के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि ये कलरलेस होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, यानी इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती है। जब ओरिजिनल फॉर्म में वायु पाई जाती है तब इसमें एक बहाव होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। हवा को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पृथ्वी में जो भी यहाँ पर पशु पक्षी जितने भी जीव रहते हैं
वो किसी न किसी तरीके से एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड है। और अगर एटमॉस्फेयर में एयर ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो यहाँ पर किसी प्रकार के जीव भी यहाँ पर नहीं निवास कर पाएंगे, क्योंकि यही हमारा एक प्राण वायु के जैसा काम करता है। सांस लेने के लिए यहाँ पर वायु जो है प्रदान करता है हमारा एटमॉस्फेयर, प्लस हम लोगों को क्या करता है कि सन से जो हीट यहाँ तक हमारे पृथ्वी तक आती है, तो उस हीट के कुछ भाग को हमारा एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी के चारों ओर आपका पाया जाता है, ये क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे पास में एक नॉमिनल हीट पहुंच पाता है, एक बहुत ही मीडियम हीट पहुंच पाता है, जिसके कारण से हम लोग पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाते हैं। इसलिए वायुमंडल का रहना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो शायद ही हम लोग इस पृथ्वी पर रह पाए। तो यही चीज़ लास्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये एक चादर का काम करता है या एक कंबल का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो दिन के समय इतना हीट हम लोग को मिलेगा कि हम लोग जल करके यहाँ पर जो है समाप्त हो सकते हैं, और रात के समय हीट नहीं मिलेगा तो उससे इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि हम लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कई तरीके से हम लोग देखेंगे तो सरवाइव पृथ्वी में करने के लिए यहाँ पर वायुमंडल की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जो है अर्थ के ऊपर कितने किलोमीटर तक ये वायु का घेरा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ के चारों ओर जो ब्लू कलर में यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा एयर बेल्ट है, यानी एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थ का जो मान लीजिए सरफेस है, इस तरीके से सरफेस है, इस सरफेस से ऊपर हम लोग चलते जाएं, है ना, तो 32 किलोमीटर तक ही हमारा जो वायुमंडल है वो आपका 99% तक पाया जाता है। 99% तक उसमें आपका हवा पाया जाता है, वायु पाया जाता है, 32 किलोमीटर तक ही। और उसके बाद 32 किलोमीटर से जैसे ही आप ऊपर जाने लगते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा एयर है वो एयर बहुत ही थिन हो जाता है, बहुत ही पतली हो जाती है। तो 1% को छोड़ दें तो 99% जो हमारा एयर है, वायु है, वो कहाँ तक पाया जाएगा, तो 32 किलोमीटर तक पाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है, यानी कंपोजिशन क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस पाई जाती हैं, और गैसेस के साथ साथ में यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पर वाटर वेपर भी पाए जाते हैं। यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई चीज़ों के मिलने से बना है, कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, इसमें वाटर वेपर भी है, और कई सारे अन्य गैसें भी हैं जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो गैस का जो पाया जाना है उसमें कुछ कुछ चेंजेज नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी से अगर हम लोग ऊपर की ओर चलने लगे, है ना, तो सब जगह सभी गैसों का अनुपात एक जैसा रहता है। तो चेंजेस क्या क्या दिखता है, तो अगर देखेंगे तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन 0 हो जाता है। इसलिए कोई अगर माउंटेन चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ले करके चलते हैं। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है, और वही आपका अगर देखेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं, ये दोनों पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। 90 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो ना CO2 मिलेगा और ना ही वाटर वेपर मिलेगा, और 120 किलोमीटर से ऊपर चले गए तो वहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीजन भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है। आगे हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे इसमें आप देखिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में किस प्रकार के गैसेस पाए जाते हैं और उनके परसेंटेज भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो राउंड फिगर में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक परसेंटेज किस गैस का है, तो बोलेंगे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना परसेंट, तो 78%। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये हमारा 21% है।
कई सारे एग्जाम्स में ये राउंड फिगर में ही पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर वहाँ पर कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज देखेंगे तो 0.03%, आर्गन का 0.93%, कई एग्जाम्स में इसको राउंड फिगर में 1% भी पूछ लिया जाता है। और बाकी जो गैसेस अन्य बच गए हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो सबको मिला दें तो 0.04%। और डेप्थ में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर तो 78% लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये 78.08% होता है। ऑक्सीजन 20.95, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 21% लिख देते हैं, और इसी को हम लोग 78% लिख देते हैं। आर्गन 0.93% है, इसको हम लोग 1% लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग 0.03% लेकर के चलते हैं। बाकी अन्य गैसेस थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब जो हल्की गैसेस होती हैं वो कहाँ मिलेंगे, तो एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाले लेयर में ये पाए जाते हैं। उसकी चर्चा हम लोग अभी जस्ट करने ही वाले हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक बहुत बड़ा भाग बनता है वो किन दो गैसों के कारण से बनता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। और जो छोटे भाग बनाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, और आपका यहाँ पर H2 फिर से लिखा है लेकिन ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही आपका आर्गन, हीलियम और हाइड्रोजन, ये सब कम आपका जो है मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग करके कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, जलवाष्प जो है हमारा, सैंड पार्टिकल्स हैं, वो सब का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये सब चीज़ें कुछ इफ़ेक्ट हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहला नंबर है हमारा नाइट्रोजन का। फ्रेंड्स, अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाया जाता है, और ये परसेंटेज आपको याद ही हो गया होगा, 78%। तो वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। इसमें अगर देखेंगे तो मानव के द्वारा श्वास जब लिया जाता है तो उस समय नाइट्रोजन आपका जो रहेगा वो आपका 78% जाता है, लेकिन बाहर जब निकलता है उस समय भी 78% ही निकलता है। यानी हमारे शरीर में नाइट्रोजन, जो डायरेक्ट नाइट्रोजन हमारे अंदर जाते हैं, उसका कोई ज़्यादा रोल यहाँ पर नहीं दिखता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पौधों में, तो पौधों में नाइट्रोजन का एक अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। ये डायरेक्ट नाइट्रोजन को तो कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे जैसे मटर के पौधे हो गए, जिसको लेग्यूमिनस प्लांट बोला जाता है, यानी दलहनी पौधे बोले जाते हैं। इस दलहनी पौधों के जो जड़ें होती हैं, है ना, उन जड़ों में जो गांठें पाई जाती है, उन गांठों में कई सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें से एक बैक्टीरिया का नाम बड़ा फेमस है, इसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन गैस होता है उसके स्वरूप को चेंज कर देते हैं, और इस तरीके से चेंज करते हैं जिसको हमारा प्लांट यूज कर सके, और उस प्लांट में फिर क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन की आपूर्ति उस प्लांट को बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आप नाम सुने होंगे अरहर का, जिसको तूर भी बोला जाता है, या इसको अगर देखिएगा तो इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, है ना, जिसको लाहर भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसके दाल आते हैं। तो इसमें आपका जो ये प्लांट जहाँ पर भी लगाया जाता है, तो ये प्लांट राइजोबियम के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति अपने आप को भी करते हैं और ज़मीन को भी उपजाऊ बनाते हैं। तो ये नाइट्रोजन का हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है, जिसको आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक गैस है, यानी सबसे अधिक में नाइट्रोजन और उससे थोड़ा सा कम में देखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है। अगर हम लोग मनुष्य और पशु की बात करेंगे तो ये दोनों सांस लेने में प्रयोग करते हैं, है ना, यानी प्राण वायु के रूप में भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। हरे पादप जो भी होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उस समय ये यूज़ क्या करेंगे, CO2 का यूज़ करेंगे, और मुक्त क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे। यानी जो आदमी होता है, ये आदमी ऑक्सीजन यूज़ करता है लेकिन CO2 निकलता है,
और CO2 जितना निकालता है उतना ही CO2 प्लांट्स यूज कर पाते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का और CO2 का, ऑक्सीजन का और CO2 का एक जो यहाँ पर लेवल बोलेंगे, ये आपका बैलेंस वे में यहाँ पर एटमॉस्फेयर में हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेंगे? तो हमारे प्लांट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करेंगे? तो मानव। तो ये दोनों का एक बहुत ही बैलेंस सिस्टम हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये बैलेंस सिस्टम अभी थोड़ा सा खराब हो रहा है, संतुलन जो है नहीं रह पा रहा है, क्योंकि हम लोग बराबर क्या करते जा रहे हैं? पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। तो जो संतुलन है ये हमारा क्या हो रहा है? बिगड़ते चला जा रहा है। इसलिए डिफॉरेस्टेशन अगर वर्ड कहीं पर आता है ना, तो वो हमारा दिखाता है कि ये हम लोगों का जो बैलेंस है ये बैलेंस खराब हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। सौर विकिरण का मतलब हो गया कि सन से जो यहाँ पर रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, सन से जो रेडिएशंस निकलते हैं, ये रेडिएशंस को क्या करते हैं कि ये हमारे पृथ्वी में वायुमंडल को भेद करके अंदर तक आने के लिए प्रेरित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हमारी पृथ्वी क्या करती है कि इधर से हीट छोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऊपर नहीं जाने देता है, उसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो सोलर रेडिएशंस होते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पारदर्शी, यानी इधर से पार हो सकता है। लेकिन पार्थिव विकिरण जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो यहाँ पर इस तरीके से पृथ्वी से जो रेडिएशंस निकलते हैं, इस रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, यानी उसको पार होने के लिए नहीं देता है। इसके बाद देखते हैं तो सौर विकिरण के एक अंश को सोखने की क्षमता होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो होता है, जो हमारा सोलर रेडिएशंस ऊपर से आते हैं हीट के फॉर्मेट में, उसको क्या करते हैं? इसके कुछ भाग को ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अच्छी बात है, हमारे तक हीट जो है ये कम पहुंचेगी। तो इसमें आपका हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी पाई जाती है। जंतु और पादपों में संतुलित होता है, ठीक है, क्योंकि जंतु जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतना ही प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो इसमें आपका एक बैलेंस सिस्टम देखने के लिए हम लोग को मिल जाता है। और हम लोग अभी के समय में क्या कर रहे हैं? तो मोटर गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कोयला को जला रहे हैं, पेट्रोल जल रहा है। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा देते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ते जाएगा तो उससे एक खतरा उत्पन्न होगा। और खतरा क्या होगा? तो यहाँ पर जो एयर का टेम्परेचर है, जो हवा का तापमान है, वो भी आपका बढ़ते चला जाएगा। और यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं इसके बारे में भी समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये हमारे क्लाइमेट में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। कैसे करता है? तो इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, इस अर्थ में यहाँ पर मान लीजिए कि बाहर में आपका क्या हो गया कि यहाँ पर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर गया या ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारे यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है सबसे पहले सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम लोग IR बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। इस रेडिएशन में सबसे अधिक क्या होता है कि यहाँ पर हीट देखने के लिए मिलता है। तो हमारा अर्थ क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर क्या करता है कि इसको ऊपर की ओर भेजना स्टार्ट कर देता है, यानी ये इमिट करता है। इस रेडिएशन को सिर्फ एब्जॉर्ब करके रखता नहीं है, इसको समय समय पर इमिट भी करता है, इसको बाहर की ओर भेजता भी है। और यहाँ पर हमारा पहले से क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसमें से सबसे मुखिया कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि यहाँ से जो हीट निकल रहा है इस हीट को ऊपर जाने ही नहीं देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। अगर ये हीट को ब्लॉक करते जाएगा तो ब्लॉक करते करते आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा जो अर्थ है इसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि हीट बाहर जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा।
और टेम्परेचर यही बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण से हमारे क्लाइमेट में चेंजेज आता है और हमारा पृथ्वी जो है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका बढ़ते चला जाता है। और यही इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने वाले कौन कौन से गैसेस हैं, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारा है ओजोन गैस, फिर हमारा है वाटर वेपर, फिर नाम क्या है मीथेन गैस जिसको मार्स गैस के भी नाम से भी जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं, और जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, जो मानव निर्मित रसायन होते हैं, जो मानव निर्मित केमिकल्स होते हैं, वो सब सारे मिल करके इस हीट को क्या करते हैं, बाहर जाने के लिए नहीं देते हैं। पृथ्वी के अंदर ही ये हीट घूम घूम कर रह जाता है और इस पृथ्वी को क्या करते रहता है, हीट यहाँ पर क्रिएट करते रहता है, हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करते रहता है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, तो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। फ्रेंड्स, इस लिस्ट को जहाँ तक होगा आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तब ये लिस्ट आपको बड़े अच्छे से काम में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर और ये हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो एक बात हम लोग का आया है, और किसका बात आया है, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो रहता है ये क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होता है तो इससे एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया कि टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो इसका असर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। और कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो ठंडे प्रदेशों में। ठंडा प्रदेश कहाँ पर मिलेगा, तो नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, जहाँ पर आप बच्चे क्लास में भी पढ़े होंगे कि यहाँ पर पोलर बियर्स मिलते हैं, यहीं पर आपको पेंगुइन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो ठंडे प्रदेश हैं, यहाँ के बर्फ जो रहते हैं, जमे हुए बर्फ जो रहते हैं, वो सब क्या होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। और पिघलने लगेंगे तो बर्फ अगर पिघलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, यानी जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। और जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा कि जो समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पर है, तो समुद्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनको कठिनाई होने लगेगा, क्योंकि समुद्र का पानी अंदर की ओर घुसने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर तटीय क्षेत्रों में क्या आ सकता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर बाढ़ की समस्या भी आ सकती है। बहुत लंबे समय तक ये ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर सस्टेन कर गया, आगे तक चलते रहा, तो उससे हमारा जलवायु में भी परिवर्तन देखने को लिए मिलता है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आपका गर्म होते जाता है, और हमारे यहाँ जो है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते चला गया तो उसको कुछ लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो जीवित नहीं रह पाएंगे। और ऐसी अवस्था में यहाँ पर कुछ पौधे भी मर सकते हैं और कुछ पशु भी मर सकते हैं, और वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जहाँ तक हो सके हम लोगों को इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग जलवाष्प के बारे में या वाटर वेपर के बारे में। अब ये वाटर वेपर हमारे वायुमंडल में क्या प्रभाव पैदा करता है, इसका रहना क्यों जरूरी है, इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, जो जल वाष्प होता है ये बहुत ही चेंजेबल नेचर का होता है, यानी ये परिवर्तन दिखाता है। परिवर्तन क्या दिखाता है, तो ये ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ता है ये आपका घटते चला जाता है। आप सोचिए कि क्यों घटेगा। जैसे यहाँ पर सबसे नीचे लेयर है, यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत सारे तालाब हैं, है ना, यहाँ पर समुद्र है, तो इसका पानी क्या होता है, गर्म होता है ना। जब आपका सन का हीट मिलता है तो इसका पानी जो है गर्म होने लगता है, और गर्म होने के बाद यहाँ पर वाटर वेपर बन करके ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो वाटर वेपर कहाँ मिलेगा ज़्यादा, जो आपका पानी है उसके आसपास में, यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। और धीरे धीरे ऊपर गए तो इधर पानी की मात्रा घटते चली जाएगी, यहाँ पर झील, समुद्र, यहाँ पर तालाब नहीं मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जलवाष्प क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा।
इसके बाद अगर देखते हैं तो विषुवत वृत्त हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये बीच वाला लाइन इक्वेटर जिसको बोलते हैं। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर के से हम लोग क्या जा रहे हैं, इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, पोल्स की ओर जा रहे हैं। और पोल्स की ओर जाएंगे तो यहाँ ठंडा क्षेत्र आ जाएगा। जैसे आपके यहाँ अगर ठंडा का मौसम रहता है तो देखिएगा ड्राइनेस बढ़ जाता है ना, जो आपका स्किन्स है उसमें ड्राइनेस आ जाता है। तो उसी तरीके से सोचिए कि यहाँ पर ड्राइनेस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ड्राइनेस किधर की ओर बढ़ रहा है, ड्राइनेस इधर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए बोला जाता है कि जलवाष्प इधर ज़्यादा मिलेगा और जलवाष्प इधर जो है ऊपर में आपको कम देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, किधर, पोल्स की ओर। यही चीज़ अगर हम लोग चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखता है जैसे गर्म प्रदेश किसको बोलेंगे, इक्वेटर वाले क्षेत्र को। इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं तो यहाँ पर 4% तक वाटर वेपर देखने के लिए मिलता है। 4% का मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे हवा का, ठीक है, हवा अगर मान लीजिए इतना हवा है तो इस हवा का जो 4% है, ये अगर 100% है तो इस 100% का जो 4% यहाँ पर होगा, 4 भाग, यहाँ पर इतना सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जलवाष्प होगा, ठीक है। ये कहाँ का बात हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादा जलवाष्प होता है इक्वेटर वाले में क्षेत्र में। और ऊपर अगर हम लोग गए थे नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर तो वहाँ पर आपका क्या हो रहा था, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम हो जा रही थी। इसलिए अगर हम लोग पोल्स की ओर जाते हैं तो वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा देख लीजिए 1% तक आ जाता है। और ये 1% आपका जो है कहाँ पर मिलेगा, तो इधर ड्राई वाले क्षेत्र, ड्राई वाले मतलब हो गए जिधर ठंडा प्रदेश है, यानी पोल्स की ओर हम लोग को ये दिख जाता है। तो एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि जलवाष्प ज़्यादा कहाँ पर होगा, तो खास करके इक्वेटर वाले क्षेत्र के आसपास। और जलवाष्प या वाटर वेपर कम कहाँ पर होगा, तो जब हम लोग पोल्स की ओर बढ़ते हैं वहाँ पर हम लोग को कम मिल जाता है। अब आगे देखिए जलवाष्प का काम क्या है, वाटर वेपर का काम क्या है। तो वाटर वेपर क्या करता है कि यहाँ पर जो हमारा सनलाइट होता है, ठीक है, सनलाइट, इसमें जो हीट छुपा हुआ रहता है इस हीट को भी एब्जॉर्ब करता है। पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है लेकिन कुछ भाग को भी क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी देखे थे कि वो हमारे सन से आने वाले हीट को थोड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी हम लोग को हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और उसके बाद पृथ्वी से निकलने वाले ताप को क्या करते हैं, स्टोर करता है। यानी अगर यहाँ पर वाटर वेपर है और इधर पृथ्वी से इस तरीके से अगर मान लीजिए कि हीट निकल रहा है तो उसको भी क्या करता है, स्टोर करता है। यानी सन जो है, सन से आने वाले हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और इधर आपका अर्थ से भी जो हीट रेडिएशंस ऊपर की ओर जाते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के बात करेंगे तो ये एक कंबल की जैसा काम करता है, ब्लैंकेट के जैसा काम करता है, जो पृथ्वी को ज़्यादा ठंडे भी होने नहीं देता है और ज़्यादा गर्म भी होने नहीं देता है। तो वाटर वेपर का भी रोल बहुत अच्छा है ना, इसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। हमारा वायुमंडल कितना सुंदर है कि इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस नेचुरल तरीके से ये रहेगा तो हमारा एटमॉस्फेयर बड़ा क्लीन एंड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन जब हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से हर चीज़ों को बढ़ावा देते चले जाते हैं, जैसे आपका CFC को बढ़ावा दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते चला जा रहा है, उसके कारण से हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खराब हो जा रहा है। आगे देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में और भी चीज़ें पाई जाती है जिसमें नाम है आपका धूलकण का। अगर धूलकण की बात करेंगे तो इसका भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये धूलकण आपका जो होते हैं ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये धूलकण आते कहाँ से हैं, तो ये समुद्री नमक से आ सकते हैं, ये महीन मिट्टी से आ सकते हैं, ये आपका जो धुआं होता है धुआं से भी निकल सकते हैं, और जो छोटे छोटे राख होते हैं राख से भी कण निकल सकते हैं, और जो उल्का होते हैं जो ऊपर से आकाश से गिरते हुए नज़र आते हैं, है ना, जिसको हम लोग मेटेओर्स बोलते हैं, उससे भी आपका जो है छोटे छोटे धूलकण बनते हैं जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल में अगर देखेंगे तो धूलकण कहाँ पर मिलेंगे, तो सबसे नीचे वाले परत में सबसे नीचे पाए जाते हैं ज़मीन के आसपास। लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो ये धूलकण क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं और उड़ करके काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं। ये जो धूल होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं आर्द्रता को ग्रहण कर सकते हैं, यानी जो मॉइस्चर होता है उसको ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आपका बालू है, इस बालू में आप पानी डाल करके देखिए तो बहुत जल्दी वो सोख लेता है,
और इसी तरीके से नमक भी हमारा जो होता है ये भी आर्द्रता ग्राही बोला जाता है, ये भी मॉइस्चर को काफ़ी ज़्यादा ये कैप्चर कर सकता है। इसलिए धूल और नमक ये दोनों क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये मॉइस्चर को कैप्चर कर सकते हैं। और इसी धूल के आसपास, है ना, धूल हो गया ये छोटा सा कण, इसी के आसपास क्या होंगे, तो जो वाटर वेपर होते हैं वो वाटर वेपर जा करके जमा होने लगते हैं, और जमा होते होते फिर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर बादल का निर्माण हो जाता है। तो धूल कण का भी अपना इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है वायुमंडल का। अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, यानी हमारा जो वायुमंडल है इसमें कितने स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कितनी संरचनाएं पाई जाती है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे अगर आगे के कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में कितने स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें टोटल 5 स्ट्रक्चर्स हम लोग को मिलते हैं। इन 5 स्ट्रक्चर्स के नाम हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए एक फिगर। तो सबसे पहला नाम है यहाँ पर क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। इसके बाद समताप मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका मध्य मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फियर। इसके बाद है बाह्य वायुमंडल, इसको हम लोग ताप मंडल भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग थर्मोस्फियर के नाम से जानते हैं। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। और एक बहिर्मंडल है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला हम लोग क्या बोले, ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेसोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर और पांचवा एक्सोस्फियर। अब हर एक लेयर के ऊपर में एक आपको बॉर्डर लाइन मिलेगा। जैसे हम लोग क्षोभ मंडल जो लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर में एक बॉर्डर लाइन यहाँ पर दिखेगा, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन क्या करता है, इस मंडल को इस मंडल से अलग करता है, यानी ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से अलग करता है। तो एक हो गया यहाँ पर क्षोभ सीमा, एक हो गया समताप सीमा, एक हो गया मध्य सीमा। ठीक है, तो यहाँ पर सीमाएं भी हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, यानी क्षोभ मंडल से समताप मंडल की ओर, समताप मंडल से मध्य मंडल की ओर, मध्य मंडल से ऊपर चले गए बहिर्मंडल की ओर, तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस दिखते हैं, जिसको एक कर्व लाइन से यहाँ पर दिखाया गया है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। तो पहला चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्षोभ मंडल में टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस होता है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे 0 से 10 किलोमीटर यहाँ पर है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ पर टेम्परेचर माइनस होगा। उसके बाद जहाँ सीमा के आसपास, जहाँ पर यहाँ पर बॉर्डर बन रहा है, जैसे हम बोलें क्षोभ सीमा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा ना बढ़ेगा। उसी तरीके से समताप सीमा में भी टेम्परेचर घटेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी नहीं। मध्य सीमा में यहाँ भी टेम्परेचर घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा था, और ये नज़र आ रहा था हम लोग को, है ना, कि क्षोभ मंडल लिखा हुआ है स्ट्रेटोस, इसको हम लोग क्या बोले, ट्रोपोस्फियर। तो इस ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या होगा, कमी होगा। समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इधर की ओर कर्व गया है, यानी बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर हम लोग अगर मध्य मंडल में जाते हैं तो टेम्परेचर माइनस होगा, और यहाँ पर बाह्य मंडल तरफ चले जाइए, थर्मोस्फेयर तरफ चले जाइए, तो इधर टेम्परेचर प्लस होगा। यानी एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट ये चलता है। तो लेयर्स जैसे जैसे आप याद रखिएगा, जैसे जैसे इसके परत को याद रखिएगा, वैसे वैसे अल्टरनेट लगा देना है टेम्परेचर में भी चेंजेस को। ठीक है, ये जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस हम लोग को यहाँ पर दिखते हैं। अब वायुमंडल में कौन कौन सी परतें होती हैं, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक देख सकते हैं, ट्रस्ट मी तान्या इन द एग्जाम। तो यहाँ पर शुरू में दिख रहा है TR, तो TR से बनेगा ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। ST से बनेगा स्ट्रेटोस्फियर, जिसको बोलेंगे समताप मंडल। T से बनेगा, यहाँ पर ट्रस्ट मी लिखा हुआ है ना, हाँ लास्ट में देखिएगा उसमें मी लिखा हुआ है, तो मी से बनेगा यहाँ पर
मेसोस्फेयर। देन अगेन T से बनेगा थर्मोस्फेयर, I से बनेगा आइनोस्फेयर और X से बनेगा एक्सोस्फेयर। तो ये याद रखने का एक तरीका है जिसके ज़रिए आप कभी भूल नहीं पाएंगे, है ना। और अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे नीचे कौन मिलेगा तो ट्रोपोस्फेयर, और सबसे ऊपर कौन मिलेगा तो एक्सोस्फेयर। टेम्परेचर सब चेंजेस जो है वो आपका किस तरीके से होता है तो उसको आप मैप से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ ग्राफ से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये आगे भी हम लोग यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है माइनस से स्टार्ट कीजिएगा, है ना, माइनस से स्टार्ट करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले लेयर की ओर, और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है। और ये स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं किसका तो क्षोभ मंडल का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का खासियत क्या है कि ये सबसे नीचे पाया जाता है, यानी सबसे निचली परत है। और यहाँ पर जो ज़मीन के सामने वाला जगह होता है इसमें वायु बहुत अच्छे से अवेलेबल रहता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर एयर क्या होने लगता है पतली होने लगती है। तो यहाँ पर आपका जो है एयर डेंसिटी क्या होगा सबसे नीचे में अधिक होगा, तो घनत्व सबसे अधिक मिलेगा। यहाँ चूंकि पृथ्वी से या ज़मीन से ये काफ़ी क्लोज में पाया जाता है, इसलिए ज़मीन से ये क्या करता है कि हीट भी इसको मिलते रहता है, इसलिए यहाँ पर ये भाग सबसे गर्म होता है ना, क्योंकि हीट जो है रेडिएशंस के ज़रिए पृथ्वी से भी निकलते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगला बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर तक, यानी अर्थ सरफेस ये वाला है, तो इस अर्थ सरफेस से हम लोग कितना ऊपर चलेंगे 13 किलोमीटर तक, तो हम लोग को क्षोभ मंडल के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये औसत ऊंचाई है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ध्रुव में, है ना, जो खास करके यहाँ पर पोल्स में देखेंगे तो पोल्स में मात्र इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर, लेकिन यही इक्वेटर में बात करेंगे तो इक्वेटर में 18 किलोमीटर। ये अंतर क्यों दिखता है ये भी समझना ज़रूरी है। अगर इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर एक गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ वाला क्षेत्र इक्वेटर गर्म वाला क्षेत्र होता है, बीच वाला क्षेत्र। अब गर्म वाला क्षेत्र होता है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट सीधे पड़ती हैं, एकदम सीधे डायरेक्ट पड़ती हैं, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है। अब गर्मी होता है तो यहाँ पर हवाएं जो होती है इस तरीके से गर्म हो करके काफ़ी ऊपर की ओर उठती हैं, है ना, काफ़ी ऊपर की ओर उठती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर 18 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर पोल्स में हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती नहीं है, यहाँ पर ठंडी हवाएं होती हैं, तो ठंडी हवाएं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पर वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो कितनी मिल जाती है 8 किलोमीटर तक मिल जाती है। लेकिन दोनों का एवरेज कितना है तो 13 किलोमीटर तक हम लोग को यहाँ पर दिख जाता है। तो यही चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इसकी मोटाई यानी क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी मोटाई सबसे अधिक कहाँ पर मिलेगी इक्वेटर में, है ना। और यहीं पर क्या होते हैं पृथ्वी के सामने वाला चूंकि ये परत है तो यहीं पर वाटर वेपर भी मिल जाएंगे और यहीं पर डस्ट पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे। इसी स्ट्रक्चर में इसी लेयर में हम लोगों को प्राण वायु भी मिलता है, यानी ऑक्सीजन भी यहीं पर हम लोग को प्रेजेंट मिल जाता है। और इसको मिश्रण का क्षेत्र बोला जाता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर ये सब काफ़ी चेंजेस नज़र आते हैं और यहीं पर कई सारी मौसमी घटनाएं भी नज़र आती हैं, यानी मौसम में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं वर्षा यहीं पर होगा, ठीक है, आंधी यहीं पर आएगी, तूफान यहीं पर आएंगे, बादल गरजेंगे यहीं पर जो ज़मीन के सबसे सामने वाला है क्षोभ मंडल। इसके बाद बिजली भी यहीं पर कड़केंगे, कुहासा वगैरह सारा कुछ यहीं पर आपको दिखेगा, है ना। और ओलावृष्टि, ठीक है, ओला बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं जो ऊपर से गिरते हैं, तो उसको भी हेलस्टॉर्म बोला जाता है, वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद है उल्का पिंडों के जलने का अनुभव। उल्का पिंड क्या होते हैं तो आप देखिए उल्का पिंड इस प्रकार से जलते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो ऊपर से आकाश से, है ना, नीचे की ओर आते हैं और ये काफ़ी गर्म होते हैं। तो यहाँ पर ये उल्का पिंड
इसमें जो आपका बोल सकते हैं हम लोग, जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर जलने का सिर्फ अनुभव मिलेगा, ठीक है, जलने का बस फील होता है ना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जलता नहीं है, जलता है थोड़ा ऊपर में ही, इसलिए जलने का अनुभव पूछेगा तब आप यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ही आंसर करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर में कमी दिखता है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस कमी कब होगा, जब हम लोग 165 मीटर ऊंचा चढ़ जाएंगे। 165 मीटर यहाँ से यहाँ तक चले गए, 1 डिग्री सेल्सियस कम, फिर 165 मीटर ऊपर चले गए तो 1 डिग्री सेल्सियस और कम, यानी 2 डिग्री कम यहाँ तक हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर में भी हम लोग को कमी दिखता है। और इसी स्ट्रक्चर में, इसी लेयर में हम लोग को क्या दिखता है, तो बायोलॉजिकल एक्शंस, जैविक क्रियाएं। हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर केंचुआ भी रहता है, ठीक है, यहीं पर सारे जीव जंतु सारे रहते हैं, उसी को यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्शंस बोला गया है। यानी जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं यहीं पर होती हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर ऑक्सीजन है, फोटोसिंथेसिस यहीं पर होगा, है ना, तो वो भी जैविक क्रिया है। तो वो सब आपका जो है कहाँ पर होगा, तो ट्रोपोस्फेयर में होगा, क्षोभ मंडल में आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे तो हमारा अगला जो हमारा लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे समताप मंडल। इसमें वर्ड देखिएगा तो आपको मिलेगा समताप, यानी टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट जहाँ पर भी रहेगा, है ना, तो वहाँ पर हम लोग एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यानी 13 किलोमीटर तक कौन मिला था हम लोग को, ट्रोपोस्फेयर मिला था। और स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक, तो 13 से 50 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, यहाँ पर बिजली कड़कते नहीं है, यहाँ पर ओले वृष्टि नहीं होते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं होता है, यहाँ पर आंधियाँ नहीं चलती है। इसलिए एरोप्लेन बहुत नीचे नहीं उड़ते हैं, ऊपर में उड़ते हैं, ठीक है। इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये जगह काफ़ी आइडियल माना जाता है। अब इसमें देखिए, बढ़ती ऊंचाई के साथ ताप में कमी नहीं होती है। आपको जो ग्राफ दिखाए थे उसमें आप देखे होंगे कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में कर्व इधर था, इधर का मतलब प्लस में जा रहा था। यानी इसमें आप देख सकते हैं कि हाइट अगर बढ़ जाता है तो उसके साथ टेम्परेचर में हम लोग को कमी नहीं दिखती है। टेम्परेचर में हमेशा क्या दिखेगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखता है, यहाँ पर टेम्परेचर में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। इस समताप मंडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका ओजोन गैस की परत भी पाई जाती है। यानी ओजोन गैस पाए जाने वाली परत का नाम क्या है, तो समताप मंडल हम लोग बोलेंगे, जो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में आपका पाया जाता है। इस लेयर का और एक खासियत है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ने वाले यहाँ पर हवाई पोत यहाँ पर पाए जाते हैं। हवाई पोत जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एयरशिप, ठीक है। और ये जो हवाई पोत होते हैं ये आपके 20 किलोमीटर के ऊपर उड़ते हैं और ये एक प्रकार से देखेंगे तो कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं, दूर संचार में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग याद कीजिए कि हम लोगों को, है ना, सैटेलाइट के बारे में पता है, ठीक है, सैटेलाइट उपग्रह, ठीक है, जिसको हम लोग टेली कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, सिग्नल्स भेजने में यूज़ करते हैं। तो कोई कोई कंट्री क्या करता है कि जो सैटेलाइट इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, सैटेलाइट नहीं लगा सकता, वो क्या करता है कि इस तरीके से हवाई पोत बना देता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एयरशिप बना देता है बड़ा हाई टेक्नोलॉजी वाला, और उसको ऊपर में लगा देता है और ये घूमते रह जाता है 20 किलोमीटर की ऊंचाई में और सिग्नल्स देते रहता है। इसमें जो प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं ये सोलर प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं, और ये जो सोलर प्लेट्स होते हैं वही इस एयरशिप को क्या करेंगे, तो उसको एनर्जी देने का काम करते हैं। और इस परत में हम लोग देखें कि यहाँ पर ओजोन रहता है, तो ओजोन एक फिल्टर पेपर का काम करता है। फिल्टर पेपर का काम क्यों करेगा, क्योंकि ये हम लोगों को अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से बचाता है।
आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्पेशल इस लेयर में हम लोग ओजोन के बारे में कुछ बातें करेंगे, जहाँ से ढेर सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। ओजोन के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा एक जहरीला गैस होता है, ये पॉइजनस गैस माना जाता है, और ये ऑक्सीजन अणुओं का एक प्रोडक्ट माना जाता है, यानी ऑक्सीजन से मिल के बना रहता है। तो ऑक्सीजन का इस तरीके से यहाँ पर 3 नंबर कर दीजिएगा, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स कर दिए, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ओजोन बन जाता है। ये जो ओजोन है इसको सांद्रता, यानी ये कितना घना है, कितना डेंसिटी है, तो उसका कंसंट्रेशन मापने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, डाबसन। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, डाबसन यूनिट यूज़ किया जाता है ओजोन को मापने के लिए। इस ओजोन को जो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचा रहा है वो आपका है CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, और क्लोरीन गैस। ये दोनों गैस ओजोन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जो यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ग्रीन ग्रीन यहाँ पर जो दिख रहा है, ये ओजोन गैस का लेयर है। और यहाँ पर CFC और क्लोरीन बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ पर होल दिखने लगता है। होल दिखने का मतलब ओजोन डिप्लीट हो गया है, ओजोन में छिद्र बन चुके हैं। इसलिए CFC और क्लोरीन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ओजोन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। पोल्स के आसपास ओजोन परत मोटी होती है, और पोल्स के आसपास, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों के आसपास अगर ये ओजोन जो गैस है वो बहुत ज़्यादा अगर पाई जाती है, तो वहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि ओजोन को मापने का प्रयास करते हैं, और वहीं पर ओजोन में छिद्र हुआ है या नहीं हुआ है इसको चेक करते हैं। अब इस ओजोन लेयर को बचाने के लिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या प्रयास किया है। तो सबसे पहला प्रयास हमारा चला था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कनाडा का एक सिटी है जहाँ पर विश्व भर के नेता लोग बैठे थे, और यहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि ओजोन को कैसे बचाया जाए, नहीं तो पूरे पृथ्वी में जो लोग हैं ये झुलस करके मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक बैठक हुआ था। और ये बैठक कब हुआ था, तो ये बैठक हुआ था 1987 में, जिसमें ये खास बात पर चर्चा किया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है उसके द्वारा, तो उसको कैसे कम किया जाए, और यहाँ पर ओजोन परत को विनाश होने से कैसे बचाया जाए। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कब कंप्लीट हुआ था, तो 1987 में ये आपका वहाँ पर आयोजित हुआ था। और उस समय से अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि CFC आपको पता होगा कि बंद कर दिया गया है। जो हमारा फ्रीज रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किया जाता था वो सबको बंद कर दिया गया है, ताकि हमारा ओजोन को नुकसान ना हो और हम लोग अच्छे तरीके से इस पृथ्वी में रह पाएँ। दूसरा प्रयास हुआ था जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जापान का एक सिटी में आयोजित किया गया था। क्योटो जापान का ही सिटी है, 1997 में। और यहाँ पर इस बात पर विशेष चर्चा हुई थी, और कई देशों के बीच में यहाँ पर संधियाँ भी हुई थी, है ना, कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बंद करेंगे, है ना। ग्रीन हाउस गैस जो आपको लिस्ट में बताए थे कि मीथेन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो उत्सर्जन होता है हमारे बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह से, तो वो सबको कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर एक ठोस कदम उठाए जाने की यहाँ पर बात बोली गई थी। तो यहीं पर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर समाप्त होता है, और अब हम लोग चलेंगे तीसरे लेयर की ओर। और ये तीसरा लेयर है हमारा मेसोस्फेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यमंडल बोलते हैं। ये जो मध्यमंडल है, ये मध्यमंडल किसके ऊपर पाया जाएगा, तो समताप मंडल के ऊपर में, यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसी के जस्ट ऊपर में क्या मिलेगा, मध्यमंडल हम लोग को मिल जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा, तो 50 से 80 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर तक, याद कीजिए क्या बताए थे, 13 किलोमीटर तक हम लोग को मिला था ट्रोपोस्फेयर, 13 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर, और 50 से अगर चले जाएंगे 80 किलोमीटर तक तो यहाँ पर मेसोस्फेयर हम लोग को दिख जाता है। इस मेसोस्फेयर में अगर देखेंगे तो टेम्परेचर में फिर से कमी होगी, है ना। पहले क्या हुआ था, ट्रोपोस्फेयर में घटा था, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ा था, फिर मेसोस्फेयर में क्या होगा, घटेगा, और मेसोस्फेयर से ऊपर क्या होगा, फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो तापमान में यहाँ पर हम लोग को कमी दिखता है।
80 किलोमीटर की ऊंचाई में देख सकते हैं कि ये -100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, यानी काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो जाता है इसलिए एग्जाम में कई बार आपका पूछा जाता है कि बताइए, है ना, कि सबसे ठंडा वाला लेयर कौन सा है। तो सबसे ठंडा वाला लेयर हमारा मेसोस्फेयर है, वायुमंडल का सबसे ठंडा लेयर। इस परत का और एक खास बात है कि यहीं पर उल्कापिंड आकर के जलते हैं। अंतरिक्ष से जो हमारे उल्कापिंड होते हैं, जिसको हम लोग मेट्रॉइड्स बोलते हैं, वो सब आकर के जल जाते हैं। लेकिन इसका फील कहाँ पर होता है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करो, इसका फील कहाँ पर होता है, अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, तो ये मेट्रोड्स का यहाँ पर जो है कुछ बात है जिसको आपको यहाँ पर समझना चाहिए, और ये सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर, जिसको बाह्य वायुमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये थर्मोस्फेयर हमारा जो है, इसको हम लोग ताप मंडल भी बोलते हैं। ताप मंडल ये मध्य सीमा के ठीक ऊपर हम लोग को दिख जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो तापमान में तीव्र वृद्धि देखने के लिए मिलता है। तापमान में तीव्र वृद्धि देखने के लिए मिलता है। वही सीरीज आपको याद रखना है कि पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो हम लोग चौथा लेयर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बढ़ने वाला बात होगा। इस मंडल में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक आयन मंडल भी पाया जाता है, जिसको आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इस आयनोस्फेयर से कई सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला ये पॉइंट होगा कि ये 80 से 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि पहले 13 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। इसी परत में विद्युत आवेशित कण भी पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और ये चार्ज्ड पार्टिकल्स बनते किससे हैं? तो सनलाइट से बनते हैं। सूर्य के द्वारा ऊर्जा ले करके वो चार्ज होते हैं। जैसे आप याद कीजिए, सोलर प्लेट हम लोग लगाते हैं तो सन से जो लाइट आता है उसी से तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं और चार्ज आपका क्या यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो उसी तरीके से विद्युत आवेशित कण भी बनते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? आयन मंडल में। इस मंडल का खासियत यहाँ पर है कि यहीं आपके रेडियो संचार का यहाँ पर उपयोग होता है। यानी रेडियो संचार का मतलब हो गया कि पृथ्वी में मान लीजिए कि एक एंटेना लगा दिए और यहाँ से सिग्नल को हम लोग क्या करते जा रहे हैं? भेजते जा रहे हैं। सिग्नल भेज रहे हैं, ये जाएगा आयन मंडल में टकराएगा और वहाँ पर टकरा करके पूरे पृथ्वी में फैल जाएगा। ठीक है, तो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी इसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और इसी परत में यहाँ पर हम लोग को सैटेलाइट्स और अरोरा मिलते हैं। सैटेलाइट समझ रहे हैं, उपग्रह भी यहीं पर दिखते हैं, और अरोरा जो इस तरीके से रंगीन रंगीन वेव्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कहाँ पर दिखते हैं? तो थर्मोस्फेयर में दिखते हैं। और ये जो रंगीन वेव्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये रंगीन वेव्स अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास ही दिखता है, जिसको अरोरा के नाम से जाना जाता है। लास्ट है एक्सोस्फेयर, जिसको हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। और 400 किलोमीटर के अगर हम लोग ऊपर चले जाते हैं, 400 किलोमीटर के ऊपर, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? बहिर्मंडल मिल जाएगा। और ये जो 400 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो आप जानते हैं कि धीरे धीरे ऊपर चले गए हैं, है ना। तो हम लोग का यहाँ पर वायु जो है ये बहुत कम पड़ गया, पतली एकदम हो चुकी है, वायु पतली हो चुकी है, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगा? सबसे कम। और एक्सोस्फेयर जैसा कि आपको पता है कि सबसे ऊपरी परत है, और यहाँ पर पतली वायु मिलती है। यहाँ पर कुछ हल्की हल्की गैसेस ही मिलती हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है? हल्की गैसें हैं। तो ये सब ऊपर में हम लोग को मिल जाती है। आप याद कीजिए, गुब्बारे में हम लोग हाइड्रोजन भरते हैं तो गुब्बारा कितना ऊपर चला जाता है, क्योंकि हल्का होता है। तो उससे भी आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। ये जो थर्मोस्फेयर हम लोग पढ़ रहे थे, उस थर्मोस्फेयर से ये 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, यानी 400 किलोमीटर के ऊपर चलना है तो 10,000 किलोमीटर तक आपका पाया जाएगा, या 6200 मील तक ये आपका फैला रहता है। और इसके बाद इसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, कण मिलते हैं, वो सब अंतरिक्ष में जा कर के समा जाते हैं, यानी स्पेस में जा कर के मिल जाते हैं। और यहाँ पर इस बहिर्मंडल के बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी
उपलब्ध नहीं है, बहुत ही लिमिटेड जानकारी है। और कुछ भूगोलवेता भी लोग स्टडी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेयर का ज़्यादा स्टडी करते हैं। एक हमारा हो जाएगा जिसको हम लोग बोल देते हैं ट्रोपोस्फेयर, और एक हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल का ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में, है ना। और ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तब हमको विश्वास होगा कि आप वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें से एक आंसर आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना % है? ये भी आप ही को बताना है कमेंट बॉक्स में। और चौथा क्या करना है, तीसरा नंबर क्या करना है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जो वायुमंडल है उसके परतों को, उसके लेयर्स को आपको सजाना है। इसमें से कौन सा लेयर जो सजाया हुआ है वो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ये मेहनत अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को अच्छे अच्छे लोगों तक पहुँचाइए जिनको सच में ज़रूरत है। और जो पेड बैच नहीं ले पाते हैं वो फ्री अवेलेबल है यहाँ पर ये वीडियो, तो अच्छे से इसको देखिए, समझिए। और कुछ अगर डाउट्स होता है तो उस डाउट को आप कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। और आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए जिसमें आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, समझने में बड़ा दिक्कत होता है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास स्वच्छ रखिए और अपने पर्यावरण को बचाइए, अपने वायुमंडल को बचाने का काम कीजिए। टेक केयर।